हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। आपके बाकी सारे कामों के बीच में आप अपने पढ़ाई के लिए समय ज़रूर निकाल रहे होंगे और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो समय निकालिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से हमारा सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपका हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म आपके लिए आज फिर से एक धमाकेदार सेशन लेके आया है। आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, 8 जनवरी 2022 का पेपर सीडीपी का पार्ट हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। उसके आगे आगे आज हमको क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 डिस्कस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन नंबर 16 टू 30 डिस्कस करेंगे और मैं नीतिका तिवारी आप सभी का आपके इस हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो आइए क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, किसका वेट कर रहे हो। आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। इस वजह से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फिर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने 15 तक सॉल्व कर ही लिया था। हमें करना है 16 से। तो क्वेश्चन का इमेज पार्ट है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या रिक्वायर करता है वही पूछा है इस क्वेश्चन में और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में दिया गया है, समावेशिक शिक्षा के लिए आवश्यक है। अब क्या आवश्यक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। जहां भी रिजिड आ जाए, कठोर, ऐसे ऑप्शंस बच्चों के लिए नहीं होते, ऐसे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। और आपको पता होगा, आप प्राइमरी लेवल के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ कठोरता नहीं, उन्हें अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाना चाहिए। उनके साथ फ्रेंडली माहौल बना के थोड़ा उनको सिखाना चाहिए, ना कि कठोरता दिखानी चाहिए। तो कठोर आ गया जो कि एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन पहले ही क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। ये एकदम सही बात है। जो अब परिवार में ही आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। सबके मत किसी भी एक इशू के लिए, किसी भी एक मुद्दे के लिए, देश में कुछ भी चल रहा है या परिवार में कुछ भी किसी के चल रहा है, तो उस एक मुद्दे के लिए सबके मत एक नहीं होते, लेकिन हमें सबके मतों का क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो वही सेम हमें बच्चों के केस में भी करना है कि हमें सभी बच्चों के मत एक नहीं होंगे, क्योंकि सबकी थिंकिंग प्रोसेस सेम नहीं होती है। सभी लोग को भगवान ने अलग अलग दिमाग दिए हैं, तो सब अलग तरह से सोचते हैं, सबकी थिंकिंग प्रोसेस अलग होती है। इस वजह से टॉपिक के ऊपर सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें सबके ओपिनियन को ध्यान देना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। ऐसा नहीं है, विशेष विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जानी चाहिए, ना कि केवल सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा। फिर क्या दिए गए, वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। रूढ़वादिता से हमेशा बचना चाहिए। ये आ गया रूढ़वादिता, तो ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following behavior is an identifier of dyslexia? Dyslexia पूछ रहा है यहाँ पे और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन, देखना है, पढ़ना। डिसलेक्सिया में लेक्चर जैसे साउंड आ रहा है, वही है पढ़ना। तो पठन वैकल्य की पहचान, पहला ऑप्शन दिया गया, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12। तो पढ़ने में ही तो गलती है, बच्चा 2 को 1 समझ रहा है, 1 को 2 समझ रहा है, बी को डी बना रहा है, डी को बी बना रहा है, तो पढ़ने में ही तो गलती कर रहा है ना। तो मेरे हिसाब से तो यही पहला ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी बाकी के 3 दोनों भी देख लेते हैं। कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, ऐसा कुछ नहीं है, शारीरिक गतिविधि से पठन वैकल्य का कोई संबंध नहीं है। फिर बार बार स्वभाव बदलना, ऐसा भी नहीं है, स्वभाव बदलने का पढ़ने से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है।
फिर अपमानजनक व्यवहार, पढ़ने का अपमानजनक व्यवहार, पठन यहाँ लिखा है, आप देखिए, आप अगर ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तब भी आपको सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन से। पठन वैकल्य तो यही, पढ़ने में यही गलती कर रहा है बच्चा कि बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, या दो को एक पढ़ रहा है, एक को दो पढ़ रहा है, इसी तरह की कई सारी गलतियां करता है बच्चा। तो उसमें क्या टीचर्स फाइंड करते हैं कि इस बच्चे में पठन वैकल्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। Students having autism can be identified by challenges they face in। फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है, खुद में ही लीन रहते हैं, उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। पहला है अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती। अभिव्यंजन और ग्रहणशील संचार में चुनौती, तो ये चुनौती आ सकती है अगर बच्चा खुद में ही लीन है, दूसरों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो उसे अभिव्यंजन और जो दूसरा कोई टीचर या कोई भी कुछ सिखा रहा है तो उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसमें उसको चुनौती आएगी। क्योंकि क्यों नहीं सीख पाएगा? क्योंकि वह बच्चा स्वयं में ही लीन है, टीचर्स की बातों को ध्यान नहीं दे रहा, तो इस वजह से ग्रहणशीलता में तो चुनौती आएगी ही आएगी। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी देख लेते हैं। एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती। दिनचर्या के पालन करने में किसी प्रकार की चुनौती नहीं सामना करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा स्वयं में लीन है। अगर वो स्वयं कोई दिनचर्या बना रहा है तो वो उसका पालन भी कर जाएगा, ऐसा नहीं कि वो पालन नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर क्या है, सूचना को याद रखने में चुनौती। ऐसा भी नहीं है, क्या उसे डिसग्राफिया सॉरी उसे डिसलेक्सिया नहीं है, वो सूचना को याद रख पाएगा। और ये क्या है, स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती, तो ये भी नहीं है। ठीक है, मोटर स्किल्स के बारे में बेसिकली पूछ रहा है, ये देखिए ग्रॉस मोटर स्किल। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या रहता है कि जैसे बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स, रनिंग, जंपिंग वगैरह वगैरह, तो उसको बोलते हैं। तो बताइए, जो बच्चा स्वयं में लीन है तो उसे ऐसा नहीं है कि वो बाहर की गेम्स या स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती आएगी, वो नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स। फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। पहला दिया गया सुलभ अवसंरचना इमारतें, दूसरा है विद्यार्थी का अलगाव, तीसरा है शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, चौथा है साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है और सफल समावेशन मतलब सक्सेसफुल इंक्लूजन, और इंक्लूजन मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को साथ लेके पढ़ाना, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करना, ना लिंग के आधार पर, ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना किसी प्रकार की डिसेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो फिर इसमें क्या पूछ रहा है कि क्या जिस बच्चे में दिव्यांगता है उसका सफल समावेशन क्या कैसे किया जा सकता है, क्या आवश्यक है। तो ये लास्ट पे थे, साथियों के बीच सहानुभूति और दया। तो सहानुभूति और दया से बात नहीं बननी है, बच्चा पढ़ने आया है, ना कि सहानुभूति बटोरने आया है। ठीक है, फिर क्या दिया गया, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया। तो बच्चों के साथ पक्षपात तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मैंने अभी बताया कि लिंग, जाति, धर्म किसी भी आधार पर पक्षपात नहीं करना है, सभी को समान मानना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्या, विद्यार्थियों का अलगाव। अलगाव इंक्लूजन फिर कहाँ रह गया वो, अगर अलगाव हो गया, हमें ये इंक्लूसिव क्लास बनानी है ना, समावेशी, सभी तरह के बच्चे हो, तो अगर अलग कर दिए, अलगाव हो गया, तो फिर वो इंक्लूसिव क्लास कहाँ से रहेगी, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर फर्स्ट ऑप्शन दिया है सुलभ अवसंरचना इमारतें। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर किसी बच्चे को कुछ डिसेबिलिटी है, वो दिव्यांगता से जूझ रहा है, तो सुलभ अवसंरचना और इमारतों के माध्यम से ही हम उसे कुछ मदद पहुंचा सकते हैं। बच्चा, अगर आप सीढ़ियां
लगा दिए हैं, अगर व्हील चेयर वाला बच्चा है तो वो उन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पाएगा, उनके लिए स्केटिंग वाली सीढ़ियाँ ज़रूरी हो जाती हैं। इस वजह से वो आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग में वो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करके उस बच्चे की बहुत ही मदद कर सकते हैं। और बच्चा सुनने में असमर्थ है तो भी आप अपने तरफ से कुछ एफर्ट डाल के या जोर जोर से बोल के उसकी मदद कर सकते हैं। इस तरह से जो बच्चे दिव्यांगता से जूझ रहे हैं उनकी हम अपने तरफ से कुछ समाधान ढूंढ के मदद कर सकते हैं। तो यही है सुलभ अवसंरचना इमारतें, इसमें सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर पता होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन से सीडीपी में ही 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सीडीपी 30 मार्क्स का आता है तो 5 नंबर इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से आते हैं। और ना सिर्फ सीडीपी में ही, बाकी के जो सीटेट में 4 सब्जेक्ट आते हैं उनमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए। और आज शाम को 4 बजे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पे एक क्लास मिलेगी। आप अगर उस क्लास को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसकी मैं उस क्लास में आपको डिस्क्रिप्टिव तो कराया ही जाएगा, साथ साथ एमसीक्यू भी, जो सीटेट में, यूपी टेट में, बिहार टेट में, जिसमें भी जो भी क्वेश्चंस इंक्लूसिव एजुकेशन से आए हैं, काफी सारे 15 से 20 क्वेश्चंस मैंने उस सेशन में डाले हैं। तो आप उन सेशंस को, उस सेशन में आप उन क्वेश्चंस को भी देख पाएंगे। और उस क्वेश्चन को देख के ना आप जो है सिर्फ देखिए, समझिए, साथ ही साथ आप आंसर करने की भी कोशिश करिए। अगर मैंने आंसर नहीं बताया तब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद उसका आंसर सोचिए कि क्या हो सकता है। और वैसे मैंने उसमें 10 सेकंड का टाइमर भी लगाया है, तो जिनको आंसर्स पता हो वो कमेंट में डाल दीजिएगा और अपने मार्क्स भी कमेंट में बताइएगा कि किसे कितने मार्क्स मिले, जिससे मुझे ये अंदाजा लग सके कि आपकी तैयारी किस स्तर तक है, मुझे आपके ऊपर और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितनी तैयारी आपकी करानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होता है? पहला दिया गया कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना। अब बताइए, प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? हमेशा से प्रामाणिकता को बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ कम करने की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। दूसरा है आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ये सही ऑप्शन है, खतरों और विकर्षणों को कम करना चाहिए, वरना क्या पता कुछ खतरा हो और बच्चा उस खतरे की चपेट में आ जाए, बच्चा जोखिम में पड़ जाए। तो हमें आसपास के खतरों को हमेशा कम करना चाहिए। ये ऑप्शन सही है और देख के भी सही लग रहा है वो। अब ये तीसरा दिया गया उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना। तो पहुंच कम नहीं करना है, एनईपी एनसीएफ सब इस बात को प्रमोट करते हैं कि टीचर को उपकरणों और सहायक तकनीकों, मतलब टीचिंग टूल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक एक इंटरैक्टिव क्लासरूम बनती है और बच्चे का ध्यान आपकी ओर, मतलब अध्यापक की ओर आकर्षित होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया? विद्यार्थी की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। ये भी गलत है। बच्चे की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को कभी भी प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आपको बच्चों से ये तक पूछ लेना चाहिए कि आप किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं। लेक्चर मेथड, बच्चे लेक्चर मेथड कभी प्रेफर नहीं करते, तो उनसे उनका फेवरेट मेथड, डिस्कशन मेथड या एक्सपेरिमेंट मेथड, किस मेथड से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपको उसको पूछ के बच्चों से उसी मेथड से पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चे क्लास में इंटरैक्ट कर सकें, बच्चे क्लास में एक्टिव एक्सप्लोरर रहे, ना कि पैसिव एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो गया? यही दूसरा। और हमें ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए तो देख के भी समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी में देखते हैं। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? ये देखिए आ गया ना, चर्चा, सक्रिय भागीदारी। चर्चा मतलब क्या? अभी मैंने बोला ना, डिस्कशन, वही।
और सक्रिय भागीदारी मतलब एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट करें क्लास में, एक्टिव एक्सप्लोर करें। जो अभी मैंने एक्टिव एक्सप्लोरर बोला ना, तो वही पूछ रहा है कि एक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। तो इसमें पहला दिया गया है व्यवहारवादी। तो क्लास में व्यवहारवादिता ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है अनुकरण करके सीखना, ये भी गलत है। अनुकरण मतलब नकल होता है। तो क्या बच्चा चर्चा कर रहा है तो मतलब खुद कर रहा है ना कि किसी की नकल करके चर्चा कर रहा है। अगर कोई चर्चा कर रहा है तो वो अपने ही ओपिनियन से चर्चा कर रहा होगा ना, अपना ओपिनियन दे रहा होगा उस चर्चा में। तो अनुकरण भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है सामाजिक संरचनावादी, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर बच्चा चर्चा करके सीख रहा है, सक्रिय भागीदारी ले रहा है चर्चा में, तो इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा पहली बात तो वो समाज में बोलने की कैपेबल है और बोलने में उसको झिझक नहीं है। और इससे बच्चा समाज में बोलने के लिए जो है उसमें निडरता भी पैदा हो रही है, बोलने के सक्षम भी बन रहा है। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब एक मीनिंगफुल लर्निंग क्या है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है। सार्थक अधिगम है। अब पहला दिया गया है इसमें, मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना नहीं। किसी भी जानकारी को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, किसी भी जानकारी को आप ज्ञान नहीं मानेंगे। किसी भी जानकारी को हमेशा, किसी भी नॉलेज को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। तो ज्यों का त्यों ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाए। विषय वस्तु को संदर्भित किया जाना चाहिए या गैर संदर्भित। संदर्भित मतलब होता है कि उसको एक्सप्लेन करना बच्चों को कि क्या है आपका पाठ्यक्रम। विषय वस्तु मतलब वही होता है कि आपका करिकुलम क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करना ही चाहिए। बिना एक्सप्लेन किए बच्चे कैसे समझेंगे। लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, गैर संदर्भित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित कर। अधिगम को नियंत्रित कभी भी नहीं करना है। बच्चों को खुद से सीखने देना चाहिए। सक्रिय रूप से बच्चे खुद सीखें, डिस्कशन करके, एक्सपेरिमेंट करके, क्वेश्चंस पूछ के, डाउट्स पूछ के टीचर से। ऐसा नहीं कि उनको नियंत्रित करके। घोड़े थोड़ी हैं कि उनकी लगाम को खींच लो। उन्हें छोड़ देना चाहिए, खुले रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। वो अपने विचारों से सीखे तो वो चीजें उन्हें लाइफ टाइम याद रहेंगी और परमानेंटली सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है चौथा, में विश्लेषण, समालोचन, सोच, समस्या समाधान की प्रतिक्रिया शामिल हो। एकदम सही। इतने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड आ गए कि ये ऑप्शन अपने आप ही सही हो गया। विश्लेषण करना मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना चीजों को। फिर समालोचनात्मक सोच मतलब अगर कोई बच्चा, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं फोन का, तो अगर बच्चा फोन का एडवांटेज देख रहा है तो साथ ही साथ वो उस फोन का डिसएडवांटेज भी सोच पाए, उसको कहते हैं समालोचनात्मक सोच। फिर समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा उसे किस प्रकार से सॉल्व कर रहा है या सॉल्व कर पाएगा, इसे भी देखना चाहिए और ये भी चीजें बच्चों में डेवलप करानी चाहिए। तो इतने सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं इसमें कि ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो इसमें नहीं की गई है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वरना हम लोग क्या करते हैं, जो की गई है वो ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो पहला दिया गया संरचनात्मक समझ पर जोर, तो ये तो किया गया है, ये सही ऑप्शन है। एनईपी में संरचनात्मक समझ पर जोर दिया गया है। बच्चों की समझ डेवलप कराइए, ना कि उन्हें रोट लर्निंग कराइए, रट्टा मरवाइए। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, लेकिन हमसे गलत पूछा है, नहीं पूछा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए बच्चों का, तो ये सही हो जाएगा। फिर क्या है, पाठ्यक्रम में वृद्धि। पाठ्यक्रम में वृद्धि नहीं बोलता है एनईपी, एनईपी बोलता है कि पाठ्यक्रम में कमी की जाए, लेकिन हमें गलत ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, तो ये भी गलत ही है, तो इस वजह से ये भी सही हो जाएगा। फिर क्या है चौथा, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है एनईपी, बोलता है कि टेक्नोलॉजी का
विशेषकर उपयोग करना चाहिए शिक्षा में, पठन पाठन में। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कमी करनी चाहिए। तो हमें गलत ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, तो गलत ये है, इस वजह से ये भी सही हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों सही है, ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ रिस्पॉन्स एंड गोल ओरिएंटेशन। फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? पहला है, किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। यही सही ऑप्शन है 24 का। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही पहला भी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ध्यान किस पर देना चाहिए ये पूछ रहा है। पहला दिया गया, परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना नहीं, बच्चों को परीक्षाओं के प्रति कंफर्टेबल बनाना चाहिए, ना कि भय पैदा करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, रट कर याद करने पर बल देना, रोट लर्निंग कभी प्रमोट नहीं होगी, बच्चों को समझ डेवलप करानी है, ना कि रटाना है। फिर क्या है, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, पैसिवली बच्चों को नहीं सुनना है, उनको एक्टिवली सुनना है, तो इस वजह से ये भी गलत है। और चौथा क्या दिया गया, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना, यही सही ऑप्शन है। बच्चों के पूर्व ज्ञान में संबंध जोड़कर नए ज्ञान को सिखाना, ये बहुत ही सही ऑप्शन है बच्चों को सिखाने का। तो ये नंबर 26 देख लेते हैं। Which of the following is a constructive approach for dealing with the misconceptions carried by students? फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं हिंदी में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? पहला दिया गया है, रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, ये गलत हो जाएगा। बहुत सारी, पहली बात तो रटना आ गया, फिर उसके बाद याद करना आ गया, दोनों ही निगेटिव। और बहुत सारी विषय वस्तु, तीसरा निगेटिव टैग वर्ड, सब निगेटिव ही है, इसमें तो गलत ही होगा ना ये। फिर दूसरा क्या दिया गया, ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणा व्यक्त करना प्रतिबंधित हो जाए, ये भी गलत है। ऐसी धारणा क्यों बनानी कि गलत जो है धारणा व्यक्त करना प्रतिबंधित हो जाए, ऐसी परिस्थिति क्यों बनानी? बच्चे में जो गलत धारणा है, बच्चा उसे व्यक्त तो कर सके ना, जिससे उसकी गलत धारणा का निवारण किया जा सके टीचर द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, यही सही ऑप्शन होगा। जहां भी आपको ये देखिए कितना पॉजिटिव टैग वर्ड है, अवसर देना, जहां भी ये बच्चों को अवसर प्रदान करने की बात हो, अपॉर्चुनिटी देनी हो, तो वो हमेशा से ही सही ऑप्शन होगा। इसमें बच्चों की जो भ्रांतियां हैं, प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, यही इसमें बोल रहा है। अवसर नहीं देना, प्रतिबंधित कर देना, लेकिन इसमें बोल रहा है अवसर देना, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है मान्यताओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनदेखा नहीं करना होता, उनको देखना होता है, उनसे पूछना होता है और सुधार भी करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख ले। Which of the following is helpful in facilitating conceptual understanding of a task among students? फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य के संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया प्रतियोगिता, सॉरी कुछ ज्यादा ही लंबा क्रॉस बन गया, तो प्रतियोगिता गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों में प्रतियोगिता का माहौल नहीं बनाना चाहिए, ना प्रतियोगिता की भावना पैदा करना चाहिए। और प्रतियोगिता कराई भी जाए तो थोड़ी मोड़ी, मतलब हेल्दी कंपटीशन हो। ऐसा नहीं कि बच्चे कंपटीशन में इतने स्ट्रेस में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं और एंजाइटी फील कर रहे हैं, इस तरह का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इस वजह से कंपटीशन को प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या दिया गया, चर्चा और संवाद, एकदम सही। मैं आप लोग को कितनी बार लगभग सभी क्वेश्चंस में बताती हूँ कि चर्चा और संवाद सबसे बेटर ऑप्शन होता है।
बच्चे डिस्कशन करके जो सीखेंगे वो उन्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। तो चर्चा और संवाद सही ऑप्शन है। फिर वेधन और अभ्यास, अभ्यास में हमेशा बोलती हूँ प्रैक्टिस नहीं, इसमें सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चों के केस में हमेशा ये गलत स्टेटमेंट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों को प्रैक्टिस पे डिपेंड नहीं रखना चाहिए। फिर दंड तो गलत होगा ही, बच्चों को दंड कैसे दे सकते हैं, वो परमात्मा स्वरूप है, तो इस वजह से बच्चों को दंड नहीं दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। For effective to take place, a teacher should activate induce। फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है इंटाइटली बिलीव ऑफ एबिलिटी एमंग स्टूडेंट्स। सॉरी, हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर लर्नर्स हिंदी के हैं। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डांट डांट को सक्रिय करना चाहिए। मतलब एकदम इफेक्टिव लर्निंग के लिए शिक्षिका को बच्चों में क्या एक्टिव करना चाहिए वही पूछ रहे हैं। पहला है क्षमता को स्थायी मानने की धारणा। ऐसा नहीं है, बच्चों की क्षमता स्थायी होती भी नहीं है, वो अपनी क्षमता को बहुत ही ज्यादा इनहेंस भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। यही सही ऑप्शन है। अभी मैंने आपसे कहा ना, क्षमता को कोई भी, बच्चे ही नहीं हम भी अपनी क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर ये धारणा बना लिए कि क्षमता तो लिमिटेड है या मेरे अंदर ताकत ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है, तो हम अपनी क्षमता को बहुत कम ही कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग का एग्जाम है, आप लोग अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये सोच रहे हो, ये धारणा बना लिए कि अरे एग्जाम टाइम पे 15 दिन पढ़ के एग्जाम दे देंगे, तो ये धारणा सही नहीं है। आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, अभी से 2-3 घंटे पढ़िए, जिससे एग्जाम टाइम तक जाते जाते आप लोग 5-6 घंटे तक पढ़ाई कर सकें। तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमारे सीटेट में भी यही दिया गया है कि हम अपनी क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। Which of the following is not an example of extrinsic motivation? Extrinsic मतलब बाह्य, मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरण, या हिंदी में अभिप्रेरण ही कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए इन्होंने खुद ही हाईलाइट कर दिया कि नहीं पूछा है भाई साहब, आपको हाँ वाला मत बता दीजिएगा। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन। पहला दिया गया, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि ये एक तरह से भय है कि बच्चा डरवश काम कर रहा है कि मोटिवेट होकर काम कर रहा है। आप बताइए, अगर दंड से बचने के लिए, दंड से बच रहा है, बचने के लिए वो गृह कार्य कर रहा है, तो वो मोटिवेशन खुद के अंदर से, मतलब बच्चा कोई काम करने में उस प्रोसेस को एंजॉय करे, तो वो हम कहेंगे कि बच्चा मोटिवेट होकर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ वो डर के काम कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। वाद विवाद मतलब क्या हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता क्यों कराई जाती है, क्योंकि उसमें डिस्कशन होता है, एक दूसरे से हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, उनके क्वेश्चंस को क्रॉस करते हैं, फिर वो कुछ बोलते हैं, तो वाद विवाद से बहुत अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा, और ये जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये हिंदी का क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज लाइकली टू डॉट डॉट स्टूडेंट्स अचीवमेंट। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डॉट डॉट होने की संभावना है। फिर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए ऑप्शन एक एक करके देख लेते हैं। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी होने की संभावना नहीं। पहली बात तो प्रासंगिक पाठ्यक्रम से उपलब्धि में कमी कभी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब स्टूडेंट्स को केंद्र में रखकर शिक्षा शास्त्र जो कराया जाएगा विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी कराएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एनईपी हो या एनसीएफ हो, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर सिखाया जाए, तो
अगर बच्चे को केंद्र में रखकर सिखाने पर उनकी उपलब्धि में कमी आती, तो एनईपी एनसीएफ इस बात को क्यों प्रमोट करते हैं? इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया गया है? सामाजिक सहयोग वृद्धि। तो सामाजिक सहयोग वृद्धि एक सही ऑप्शन हो जाएगा कि देखिए, सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना है। तो यही वृद्धि सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो लोग यहाँ तक बने हुए हैं, आप लोग के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। सीटेट आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से क्रैक कर जाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोग के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आप लोग कितने सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, ये अगर आप वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो ये हम समझ सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एनालिसिस के साथ में। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।